हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर पढ़ा था। जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर ये चार टॉपिक हमने ले रखे, इनको हम डिटेल पढ़ने वाले। कौन कौन सी चीजें सर? टी हाफ, टी 1/4 और टी 3/4। मतलब क्या है? टी 50%, टी 25%, टी 75%। और इसके अलावा जो हमारा फोर्थ है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी ग्राफ्स आते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में करने वाले। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। एक बार अगर हम पिछली चीज़ों को देखें, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर हमने लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो जीरो ऑर्डर होता क्या है, दूसरा जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बस वही जानना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी? एक तो हमने ये निकाला था ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ये तो था ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और दूसरा था हमारा एक्स इक्वल टू के टी, या फिर हम बोल सकते हैं के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। सर ये दो इक्वेशंस हमारी थी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने निकाली थी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अभी सर इन्हीं की हेल्प से हम सारी चीजें बहुत ही प्यार से निकालें। अब चलो हम पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। टी 50%, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टी हाफ। और एक्चुअल में ये होता क्या हमारा? हाफ लाइफ टाइम। हाफ आधा, लाइफ जिंदगी, टाइम मतलब समय भाई। आधी जिंदगी है, आधी जिंदगी होती है। एक्चुअल में होता क्या है, कभी मान लीजिए कोई भी रिएक्शन मेरे को कराने, किसी भी रिएक्शन को कराने में, किसी भी रिएक्शन को जब मैं कराता हूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती चली जाती है, प्रोडक्ट हमारा बनता चला जाए। किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना तो रिएक्टेंट कम होगा ना भाई, जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाएगी। जो हमने मटेरियल लिया है वो हमारा खत्म होता चला जाएगा, और जिसको हम बना रहे हैं वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये तो लॉजिकली सीधी सीधी बात है। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं सर, अगर कोई भी रिएक्टेंट ए है, मान लीजिए इधर मेरा क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, रिएक्टेंट का जो भी अमाउंट होगा वो कम होता चला जाता है रिएक्शन के दौरान, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। भाई शुरुआत में जितनी मैं कंसंट्रेशन लूंगा इसकी, उसके आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ टाइम। समझ में नहीं है? फिर से समझते हैं। किसी भी रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन है उसको जस्ट आधा होने में जितना भी समय लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा, उसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। सर एक डेफिनेशन लिख दीजिए ताकि हमें सीधे सीधे समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, वरना समझ में नहीं आ रहा ना। चलिए डेफिनेशन लिख लेते, उसके बाद समझते हैं इसको ना। ठीक है सर, चलो इससे लिख लेते। देखिए क्या हमारा, हम बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू जस्ट हाफ ऑफ इट्स initial concentration of its initial concentration of reactant। देखिए अगर मैं बात करूं एक्चुअल में टी हाफ हमारा क्या होता है? टी हाफ हमारा क्या होता है सर? टाइम रिक्वायर्ड टू जस्ट हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी कंसंट्रेशन, जब भी कोई भी रिएक्टेंट हमारा, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जस्ट आधा होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं क्या? उसका टी हाफ। यानी कि भाई साहब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है मेरी, कोई भी रिएक्शन का मेरा जो भी अमाउंट है वो जितने भी टाइम में कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट से मतलब नहीं है, मैंने लिया था मान लिया 100 मोल्स थे मेरे पास, अब रिएक्शन करना स्टार्ट हुआ, उसके 50 मोल मान लिया 10 मिनट में बन गए। 50 मोल 10 मिनट में, मतलब उसके खर्च हो गए, 50 मोल बचे हैं 10 मिनट के बाद। तो इसका मतलब 10 मिनट जो है वो इसका क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ टाइम, यानी टी 50% या फिर टी हाफ। तो सीधा सीधा सर एक बात मैंने बोल दी, किसी भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब शुरुआत में जितनी ली थी उसका जस्ट आधा होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम टी हाफ या टी 50% या हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। सर इसका कोई इक्वेशन होता है क्या, कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है। चलो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं क्या होता है। देखो इतना मान के चलेंगे, हम लास्ट लेक्चर में इस चीज को ऐसे कर चुके थे। देखो हमने क्या माना था? हमने ये माना था सर मेरे पास मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और उस रिएक्टेंट से क्या बनना है? मेरा प्रोडक्ट बनना है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बनना है। और लास्ट लेक्चर में हम ये भी जान चुके थे, अगर मान लीजिए सर टाइम इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो उस केस में कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट होगा ना। जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या माना था, उसको हमने
ए नॉट माना था। ए नॉट क्या है सर? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब किसी भी रिएक्टेंट की शुरुआती प्रारंभिक सांद्रता कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना, वो ए नॉट हमने मान ली थी। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो प्रोडक्ट कुछ होगा नहीं होगा सर, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ सर किसी भी टाइम पर मैंने कहा था सर अगर t इक्वल टू टी टाइम पे मान लीजिए प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मैंने x मान लिया, कुछ ना कुछ तो अमाउंट बनेगा। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो मैं देख रहा हूँ 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, जो भी है मेरा कुछ ना कुछ तो अमाउंट बनेगा। मैंने मान लिया सर x बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? a नॉट माइनस एक्स। ये चीज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब निकाल रहे थे जीरो ऑर्डर में, तब हमने ये पढ़ लिया था। सर शुरुआती कंसंट्रेशन मेरी कितनी थी? ए नॉट थी, प्रोडक्ट मेरा कुछ ना नहीं था, टी टाइम बाद मैंने देखा प्रोडक्ट बन गया एक्स, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? ए नॉट माइनस एक्स, और इसको मैंने कितना मान लिया था अपनी तरफ से? ए मान लिया। यही हुआ था सर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टी 50%, टी हाफ की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ भाई टी इक्वल टू टी हाफ पर क्या होगा? टी हाफ मैंने क्या पढ़ा था सर? टी हाफ मैंने पढ़ा था किसी भी रिएक्शन का जस्ट आधा होने में, या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट आधा होने में जितना टाइम लगेगा उसी को तो हम क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं टी इक्वल टू टी हाफ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? ए नॉट थी, रह कितनी जाएगी? ए नॉट बाई टू, आधी तो रह जाएगी भाई, आधी बन जाएगी, इसको हम ए बोलेंगे। क्या बोला है इसको हमने? ए। भाई आधी जो रहेगी ए नॉट बाई टू, तो भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा? वो भी तो ए नॉट बाई टू बनेगा। सोचो भाई, रिएक्शन हुई टी हाफ पर, हम कह रहे हैं सर रिएक्टेंट आधा रह गया, तो बाकी आधा क्या हुआ? वो प्रोडक्ट बन गया होगा। इसका मतलब यहाँ से यही बात समझने की है तुम्हारी, यहाँ पर जो भी बनता है प्रोडक्ट की अमाउंट जो भी बनता है टी टाइम पर, हम उसको एक्स मान लेते हैं, है ना, और जो बचता है उसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ये तो है, बस इतना ही आपको करना, यह हर किसी में करना है। आपको कुल मिलाकर एक्स की और ए की वैल्यू निकालनी इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म में, टी इक्वल टू टी हाफ पर। कैसे निकालेंगे सर? शुरुआत में मेरे पास ए नॉट था, प्रोडक्ट हमारा जीरो था, टी टाइम पे जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स अमाउंट बढ़ता जाएगा, ए का अमाउंट कम होता चला जाएगा, जो ए नॉट माइनस एक्स उसको हम ए बोलते हैं। जब मैंने कर दिया टी इक्वल टू टी हाफ पर, तो जो एक्स बने वो कितना बनेगा? आधा बन जाएगा सर, और बचेगा कितना? ए, वो भी आधा बचेगा। बस इतना ही काम करना है। कुल मिलाकर आपने तीन चीजों की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, और वो तीन चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपने निकाल ली ए की वैल्यू, ठीक है सर, और एक आपने निकाल ली एक्स की वैल्यू, ठीक है सर, और एक आपने निकाल ली किसकी? टी हाफ की वैल्यू। और इन्हीं तीनों की वैल्यू की जरूरत थी। सर कैसे जरूरत थी? अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं टी हाफ का। कैसे निकालेंगे इसमें? हमें एक चीज पता है, फॉर्मूले हमारे पास दो थे। एक कौन सा था? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, एक था मेरे पास एक्स इक्वल टू के टी। सर दोनों से हम बहुत ही प्यार से आराम से टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? हम जानते हैं पहले वाला फॉर्मूले से निकालते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी था, और दूसरे वाले से तो और भी आसान है, इससे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, उससे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना। अभी निकाल के देख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना होता है? ए नॉट माइनस के टी। तो हम जानते हैं भाई ए की वैल्यू बताना इधर कितनी है, देखो इधर साथ के साथ निकालते हैं। ए इक्वल टू सर ए नॉट बाई टू है, रख दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख दिया मैंने, ए की जगह लिख दिया ए नॉट बाई टू बराबर ए नॉट का ए नॉट रहेगा माइनस के, और टी की जगह कितनी वैल्यू रखनी भाई? टी हाफ। मैंने टी की जगह रख दी टी हाफ, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना तो टी हाफ है ना, तो मैं क्या करूंगा? टी हाफ को साइड चेंज करूंगा, टी हाफ के टी हाफ इधर माइनस का, इधर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर ए नॉट जैसा है वैसा वैसा रहेगा, और ए नॉट बाई टू इधर प्लस का, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। अब देखो सर, ए नॉट में से ए नॉट बाई टू को माइनस करूँ कितना बचेगा? ए नॉट बाई टू भाई एक में से आधे को माइनस करेंगे, आधा ही तो बचेगा, जाहिर सी बात है। ए नॉट में से ए नॉट बाई टू का आधा है, तो उसको माइनस करने कितना बचेगा? ये हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई टू। चेक ली बस, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकाल लीजिए। टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए नॉट अपॉन टू, और के पहुंच जाएगा इधर, ये हो जाएगा के। बिल्कुल सर, यही हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, यानी कि टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू के। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। सर ये सर कोई और तरीका है क्या निकालने का? आपने कहा था एक और है, हाँ बिल्कुल है, उससे भी निकालो। सर उससे कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था सर? दूसरा हमने निकाला था सर के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, निकाला था ना,
क्या निकाला था, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, रख दीजिए k तो हमें सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी भाई, x की वैल्यू a नॉट अपॉन टू, a नॉट बाई टू अपॉन टी की वैल्यू टी हाफ रख दीजिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, टी हाफ की निकालनी है, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, जब साइड चेंज करूंगा के नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा a नॉट अपॉन टू, ए नॉट अपॉन टू है, के नीचे पहुंच जाएगा, लो भाई हो गया सब, क्या दिक्कत। टी हाफ की वैल्यू हम दोनों फॉर्मूले से हमने निकाल ली, पहले फॉर्मूले a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी से निकाला और दूसरा हमने k इक्वल टू एक्स अपॉन टी से भी निकाल लिया। सर टी हाफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोबारा से बता दो सर जल्दी से। हमने कहा सर किसी भी रिएक्शन में किसी भी इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट आधा होने में जितना भी टाइम लगता है हाफ होने में, उसे हम हाफ लाइफ टाइम या फिर t 50% कहते हैं, पर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है सर, आगे हम बात करिए, चलिए t 25% बता दें, बिल्कुल सेम कैटेगरी से चलेंगे। सेम कैटेगरी से मतलब क्या, अब एक बार सॉल्व हो गया, अब क्या है, अब तो बहुत जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे सर, हमें पता है हमारे पास रिएक्टेंट है, पर रिएक्टेंट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये हम पहले देख चुके हैं कैसे कैसे होता है। अगर मैंने कहा था सर टी इक्वल टू 0 टाइम होगा तो प्रोडक्ट मेरा 0 होगा, ए मेरा कितना होगा, ए नॉट होगा। मैंने कहा था सर टी इक्वल टू टी टाइम पर ये एक्स बनाया तो ये कितना बनता है, ए नॉट माइनस एक्स, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं टी को टी 1/4 कर दूं, कितना कर दूं, या टी 25% कर दूं, 25% का सर कितना होगा सर, 25% का मतलब होता है 1/4, जैसे हाफ आधे का मतलब 50% होता है, 25 का मतलब कितना होता है 25% का 1/4। समझ में नहीं आया, यहाँ पर देख लेते हैं, टी 25% का मतलब है कि यहाँ पर 25% रिएक्शन कंप्लीट होगा, यही तो हो गया, 25% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो सर क्या कहना चाह रहे हो, 25 का मतलब ये हो गया कि तो ए नॉट का 25, ए नॉट इंटू 25 डिवाइड बाई 100%, ऐसे तो निकालेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 ए नॉट, इसका मतलब ए नॉट बाई 4। बात तो वही आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 भाग बन गया हमारा। तो हम क्या करेंगे भाई, किसी भी रिएक्शन के 25% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, टी 25%। बस इतना करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर दोबारा करिए, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के कितना 25% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टी 25%। ये 25% का मतलब क्या है सर, ए नॉट का 1/4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, हम बोलेंगे सर 1/4, 1/4 भाग बन जाएगा किसका, ए नॉट का 25%। तभी तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ 3/4 बच जाएगा, तभी तो 1 होगा है, पर में से 1/4 घटाएंगे 3/4 बचेगा। तो ये वैल्यू होगी हमारी किसकी, एक्स की, और ये वैल्यू होगी मेरी किसकी, ए की। बस यही वैल्यू आपको निकालनी है, और आप निकाल चुके हो फिर से तीनों की वैल्यू, है ना, तीनों की वैल्यू फिर से निकाल चुके हो। तो अब क्या, अब तो डायरेक्ट हमें बस फॉर्मूला रखना है और वैल्यू निकालना, जैसे हमने टी 50% में निकाला था वैसे टी 25% का मतलब सीधा सीधा ये हो गया भैया, 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसे टी 25% कहते हैं। 25% का मतलब है 1/4, तो 1/4 अमाउंट बन जाएगा हमारा, बचेगा कितना हमारा 3/4 अमाउंट, है ना। अब इसकी वैल्यू को बस रख दीजिए फॉर्मूले में, और बहुत आसान वाले फॉर्मूले में रखेंगे। कौन से वाले में, अभी हमें पता है दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू के टी या के इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यही है ना। एक काम करो, टी को इधर लेके आओ, के की वैल्यू रखना, के की वैल्यू तो हमारे पास कुछ आई नहीं, के ही रखेंगे। एक्स की वैल्यू निकाली, हाँ निकाली, कितनी है 1/4 ए नॉट, 1/4 ए नॉट कर दो या ए नॉट बाई 4 कर दो, बात है कि यहाँ पर कर दिए। चलो मैंने 1/4 ए नॉट डिवाइड बाई क्या इतना है टी 25%। अब एक काम करना है, 25 को इधर लेके जाओ, टी 25% बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/4, कितना है 1/4 ए नॉट, ये तो हो गया, और के चला जाएगा नीचे अपॉन के। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, टी 25%। सर इसको और कोई फॉर्मूला हो सकता है, बहुत आसान सा बना है। देखो अगर आपको एक पता है, अगर मैं इस टी 25% को ऐसे लिखना चाहूँ, कैसे लिखना चाहूँ, 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ ना 1/4 को, और ये क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन के। देखो 2 को इधर ले गया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए नॉट अपॉन 4 के हो जाएगा, है ना। और ए नॉट अपॉन 4 के को मैं ए नॉट 1/2 इंटू ए नॉट अपॉन 2 के लिख सकता हूँ, और ए नॉट अपॉन 2 के क्या था सर
ए नॉट अपॉन 2 के क्या था हमारा टी हाफ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सर इतना पार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। जब इतना पार्ट टी हाफ हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ टी 25% बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू टी हाफ। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो हमारा टी 25% होगा वो मेरे टी हाफ का यानी टी 50% का कितना होगा, आधा। बिल्कुल सही। सर आपको लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सीधी सीधी बात है कि जितने आधी रिएक्शन जितने टाइम में होगी 25% तो उसकी आधे टाइम में होगी ना। सर ये केवल जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है, आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा होगा, सेकंड में भी ऐसा होगा, थर्ड में भी अभी नहीं हो सकता, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। तो ये रिलेशन इस टाइप के आपके जीरो ऑर्डर में ही निकल के आएंगे, ठीक है ना। यानी टी जो 25% है ये हमारा टी हाफ का क्या होगा, आधा होगा। ये हमने प्रूव भी करके देख लिया। सर अगला बताओ जल्दी से हमें, ठीक है ये रहा टी 75%। इसका मतलब क्या है सर, 75% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको टी 75% बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ पहले की तरह स्टार्ट करते हैं। पर ये सर हमारे पास ए था हमारा रिएक्टेंट, बना क्या सर, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है प्रोडक्ट बन गया। जब हमारा टी इक्वल टू 0 टाइम पे था तो प्रोडक्ट कुछ था नहीं, कितना था 0। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी, ए नॉट हमने मानी थी, ठीक है सर। हम कहें टी इक्वल टू टी टाइम पर क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा। तो रिएक्टेंट कितना बनेगा, ए नॉट माइनस एक्स बचेगा, इसको हम ए मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें टी इक्वल टू टी 75% पर कितना बनेगा भैया, टी 75% 3/4 बन जाएगा। टी 75% का मतलब भैया 70% का मतलब 75 डिवाइड बाई 100 कितना करेंगे 3/4, 25 से 75, 25 चौका 100, सीधा सीधा 3/4 3/4। यानी इसका मतलब सर 3/4 ए नॉट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4 ए नॉट बचेगा सर, ये हो जाएगा हमारा ए। तो इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा एक्स। इस तरह से हम एक्स की, इस तरह से हम टी की, इस तरह से हम ए की, तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब तीनों की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम रखेंगे सर कहाँ, फॉर्मूले में, और आंसर हम आराम से अपना निकाल सकते हैं। सर निकालिए, क्या फॉर्मूला है वही रख दीजिए जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। क्या है, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या फिर टी की वैल्यू इधर कर लेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स अपॉन के, बिल्कुल सही। टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हुई 3/4 ए नॉट, ये हो जाएगा 3/4 ए नॉट, बट्टे कितना हो जाएगा के है, के आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 3/4 ए नॉट अपॉन के, लिख सकते हैं। अब इसको भी पहले की तरह लिखो, टी इक्वल टू 3/2 इंटू ए नॉट अपॉन 2k, ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। टी इक्वल टू 3/2 ए नॉट अपॉन 2k, 2 2 4 ही हो जाएगा, ठीक है सर लिख लिया। इसी को तो बोलता है ए नॉट अपॉन 2k क्या था, अभी अभी देखा हमने, ए नॉट अपॉन 2k क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k मतलब हो जाता है टी हाफ, इसलिए हम इसको टी हाफ बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या हो जाएगा, टी कौन सा वाला टी है भाई, लिखा तो ही नहीं हमने, टी 75%, ठीक है ना, टी 75%, टी 75%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टी 75% बराबर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू टी हाफ, या फिर हम बोल सकते हैं टी 50%। मुझे लगता है ये तीनों चीजें आपकी किसी भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया, देखो जल्दी से बता दो सब तीनों। पहला था हमारा टी हाफ। टी हाफ क्या था, किसी भी रिएक्शन के आधा होने में जितना टाइम लगता है उसे हम टी हाफ बोलते हैं या हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। टी 25%, किसी भी रिएक्शन के 25% होने में जितना टाइम लगता है उसे हम कितना बोलते हैं, टी 25% बोलते हैं। और टी 75, किसी भी रिएक्शन के कितना मतलब 75% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसे टी 75% बोलेंगे। सर 3 पार्ट क्लियर हो गए हमारे, क्योंकि हमने कितने कहा था सर, हमने कहा था इस लेक्चर में हम 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से थे, पहला था हमारा टी हाफ हो गया, टी 1/4 हो गया, टी 3/4 हो गया। अब बचा कौन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसमें यही करने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर बहुत बेहतर से, और सारे के सारे ग्राफ केवल एक ही इक्वेशन पे हैं। और आपको मैं बता दूं ग्राफ्स हमारे कई टाइप के होते हैं, आपने साथ पढ़ा हो, लीनियर ग्राफ होता है ना, एक्सपोनेंशियल होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। इन सभी ग्राफ्स को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री के नाम से एक सीरीज है, उसमें हम अभी ग्राफ पे नहीं पहुंचे, लेकिन अब आने वाला जो लेक्चर होगा ग्राफ से रिलेटेड होगा, सही है।
तो हम उसमें ग्राफ सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे केवल एक ही टाइप की ग्राफ की जरूरत है। तो मैं वहां पर लिख देता हूं वो कौन सा ग्राफ है सर, वो है हमारा लीनियर ग्राफ इक्वेशन, जो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। वो होती है हमारी y बराबर mx प्लस सी। सुनिए भाई, है आप नहीं बोल सकते सर नहीं सुनी। हाँ, मैथ वाले तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, बायो वाले बेशक हो सकता है बोल दे कि सर हमने नहीं सुनी, कोई बात नहीं, नहीं सुनी आप सुन देखिए। जब भी किसी भी ग्राफ को हम बनाते हैं 2D डायरेक्शन में बनाते हैं सर, एक डायरेक्शन हमारी ये होती है, दूसरी डायरेक्शन हमारी ये होती है। इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, y। इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, x डायरेक्शन। तो भाई सुन लो, ये जो होगा ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरा y है ये क्या बताता सर, ये बताता मेरा y एक्सिस। क्या बताएगा, y एक्सिस। जो भी इस y एक्सिस पर रखूंगा दैट इज y को मैं यहां रखूंगा, y एक्सिस पर रखा जाए, ठीक है। ये जो x है, ये जो x है ये क्या बताता सर, ये बताता है x एक्सिस। ये वाले जो x को मैं कहां रखूंगा, मैं x एक्सिस पर। ध्यान देना सभी लोग, पता चल जाएगा आपको। y को y एक्सिस पर, x को x एक्सिस पर, बचे दो। और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो कोई भी रख सकता है भाई, y जो भी, वो तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दोनों के बीच में ग्राफ बना दीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर कहाँ पर आती है भैया, प्रॉब्लम आती है हमारी यहाँ, अरे भाई कलर भी नहीं आ रहे, ये कहीं नहीं। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये क्या चीज बताता है, सी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आया सर, सी होता है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अंतःखंड। मतलब ये बताता है आपका कि ग्राफ में जो आप स्लोप खींचने वाले हो वो कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका इस पॉइंट से होगा, या कहीं ऊपर से होगा, या कहीं नीचे से। सी की वैल्यू डिसाइड करती है कि आपका ग्राफ कहां से होगा। अगर मान लीजिए सी की वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको चीजें आराम से बता सकते। ठीक है, अगर सी की वैल्यू आपकी आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव आती तो ग्राफ ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा। ये 0 पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से ऊपर से, ठीक है ना। और अगर सी की वैल्यू हमारी क्या आती है, निगेटिव आती है, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन पॉइंट से नीचे। और अगर सी की वैल्यू आपकी आ गई 0 तो आपका ग्राफ यहीं से स्टार्ट, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, अगर हम इन तीनों की बात कर लूं तो तीनों की चलो लिख ही देता हूं मैं थोड़ा सा ना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर सी की वैल्यू 0 आती है, सी मतलब ये इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 आती है, तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, ये अबव फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, अबव फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब जहां से ओरिजिन हमारा 0 है, इस पॉइंट से ऊपर से स्टार्ट होगा अगर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है सी की तो हम क्या करेंगे, बिलो फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, यानी इस ओरिजिन पॉइंट से कहां से, नीचे से कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे। जितनी वैल्यू देता है हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं। मुझे लगता है आपको इतनी बात है तो समझ में आ जानी ही चाहिए, इसमें कोई बात ऐसी नहीं थी जो समझ में ना आने वाली हो, क्योंकि ये समझ लीजिए फिर आराम से हम कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर एक और चीज बची, इसको भी बता दीजिए, वो है हमारा क्या, स्लोप। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लोप। सर स्लोप का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलेंगे इसको, ढाल। भाई ग्राफ है मेरा, ग्राफ सीधा भी जा सकता है, ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, ग्राफ नीचे भी जा सकता है, हो गया। ग्राफ सीधा भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप की वैल्यू अगर सब पॉजिटिव होती है तो ढाल जाएगा ऊपर की साइड, और अगर निगेटिव होती है तो ढाल जाएगा मेरा नीचे की साइड, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और बाकी इसमें कोई भी चीज ध्यान ही रखनी है। अब हम एक काम करते हैं, अपने ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सर x वर्सेस t, हमें इन दोनों के बीच में पहला ग्राफ है जो बनाना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है, बाकी किसी से नहीं। और देखो किसी भी ये वाले इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, y बराबर है mx प्लस c, पर इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम यहाँ से समझ लेते हैं डायरेक्टली।
एक्स वर्सेस टी, मतलब एक्स क्या है हमारा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी भाई, हमने देखा ना अभी, ये क्या देख रहे थे हम इतनी देर से जो देख रहे थे यहाँ पर, क्या है ये हमारा एक्स, ये जो एक्स बन रहा है ये क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही तो है, और टी क्या है, टाइम है। तो कुल मिलाकर हमें जो पहला ग्राफ बनाना है वो किस किस के बीच बनाना है भाई, एक्स वर्सेस टी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। हमें ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी इक्वेशन बता दो जो हमने जीरो ऑर्डर में क्या की हो, ड्राइव की हो। बिल्कुल की थी सर, कौन सी वाली की थी, हमने अभी पढ़ा तो था एक्स के इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू के टी, ये तो पढ़ा, बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहां से हम आराम से अपना क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। सर जो भी ग्राफ दे रखा है, जो वैल्यू पहले दे रखी होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस, ध्यान रखना, और जो वैल्यू बाद में है उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस, ध्यान देना। जिस वैल्यू को हमने पहले ले रखा है वो हमारी वाई एक्सिस पर होगा, जो हमारी बाद में आती है वो हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में कैसे करते हैं सर, ये हमारी एक एक्सिस होती है, दूसरी हमारी एक्सिस ही हो जाती है, ये हमारा 0 पॉइंट होता है। तो वाई एक्सिस पर मैं किसको रखूंगा सर, वाई एक्सिस पर रखूंगा एक्स को, ठीक रख दीजिए, ये मैंने एक्स को रख दिया वाई एक्सिस पर, और टी को रख दीजिए कहाँ, एक्स एक्सिस पर। यहां से करना है काम, पहले जो वैल्यू पहले होगी वाई एक्सिस पे, जो बाद में होगी वो एक्स एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पे कौन आ रहा है, एक्स, एक्स रख दिया, एक्स पे कौन आ रहा है, टी, टी को रख दिया। अब इसको हमें देखना है सर स्लोप कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो सारी चीज कौन बताता हमारा, वो सारी चीज हमारा बताती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इससे आपको रिलेट करना भाई, देखो y कौन था, x, इसका मतलब ये x तो y हो गया ना, ठीक है, x कौन था, t, इसका मतलब ये t जो है वो हमारा x हो गया, ठीक है। अच्छा जो x के साथ मल्टीप्लाई में उसे हम क्या बोलते हैं, m, इसका मतलब m ये होगा। इसके साथ जो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में या प्लस या माइनस में जो भी होगा उसे हम c बोलते हैं। यहाँ पर कुछ है तो c तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0, तो सर हम बोल सकते हैं c की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये भी देखना पीछे क्या था, अगर c की वैल्यू 0 हो रही है तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। सर ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होना है क्योंकि c की वैल्यू टेंड्स टू 0, मतलब c की वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब 0 हो गई तो फिर से बात आ गई, क्या सर स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखना भाई, k की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, m पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ k है, यहाँ माइनस तो लगा नहीं इसके आगे, पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अब मतलब हम बोल सकते हैं सीधा ऊपर की साइड जाएगा। तो ग्राफ जाता है हमारा कुछ ऐसे, और इस ग्राफ यानी स्लोप की जो वैल्यू है वो स्लोप की वैल्यू कौन सी है, k, तो हम बोल सकते हैं सर ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा पहला ग्राफ। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सर एक्स एक्सिस पे हमने वो वाई एक्सिस पे हमने एक्स लिया था, पर एक्स पे हमने टी लिया था। हमने देखा सी की वैल्यू 0 है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा सीधा चलेगा। सर दूसरे ग्राफ से बताइए, ये सेकंड वाला ग्राफ ले लिया, ये टाइम वर्सेस प्रोडक्ट उल्टा कर दिया मैंने, मतलब क्या कर दिया उल्टा, उल्टा ये हो गया कि इस बार मेरे को वाई एक्सिस पे लेना है कौन, टी को, और एक्स एक्सिस पे लेना है मेरे को एक्स को। तो अब कैसे ग्राफ बनाएंगे सर, बनाइए चलिए। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, वाई पर किसको ले लिया भाई, वाई पर ले रखा है मैंने किसको, टी को, ठीक है। एक्स पर किसको ले रखा है, एक्स को ले रखा है, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों के बीच कोई वो आनी चाहिए हमारे पास, क्या, इन दोनों के बीच रिलेशन तो मेरे को पता है कौन सा था, एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। मुझे किसकी वाई एक्सिस पर किसको लेके आना है, टी को, तो टी को मैं इधर लेके आऊंगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 अपॉन के, लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, एक्स अपॉन के, यही हो गया। इसको मुझे रिलेट करना है, तो रिलेट करना है तो मैं एक्सिस को थोड़ा सा अलग लिखूंगा, अलग लिखने का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ इसको, टी इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन के, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। एक्स अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1 अपॉन के लिख सकते। अब इसको रिलेट किससे करना है मुझे, रिलेट वाई, क्या, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। करिए सर कैसे करेंगे, वाई एक्सिस पर टी था, इसको मैंने वाई बोल दिया, ठीक। एक्स एक्सिस पर एस था, इसको मैंने एक्स बोल दिया, ठीक, यही हो गया। और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसे हम बोलते हैं m, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा m हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई चीज बची है, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 होगा, तो हम बोल सकते हैं 0 कौन हो जाएगा, c की वैल्यू फिर से 0। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ हमारा, यहाँ से, सर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम बात करें सर m की,
अब स्लोप बताओ, स्लोप एम की वैल्यू क्या है 1/k, ये भी पॉजिटिव है, ग्राफ हमारा सीधा जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k। हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं। सर आगे और ग्राफ बताना। थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ क्या है, ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाना है। ए क्या है सर, ए मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है तो आपको याद आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ए हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, देखो ए क्या था हमारा, ए ये है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन है, और टी क्या है हमारा, टाइम। टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे आएगा वो हम देख लेते। देखिए ए वर्सेस टी, किसी भी ग्राफ को बनाता है हम क्या कहते हैं सर, इधर हमें वाई एक्सिस लेना है, इधर हमें एक्स एक्सिस लेना है। उसके बाद देखते हैं वाई पे कौन आ रहा है, वाई पे सर ए आ रहा है, एक्सिस पे हमारा टी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, क्या रख दें, यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए टी, ठीक है सर इतना कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों के बीच कोई ना कोई इक्वेशन लिखते हैं जो हमें इस ग्राफ को सॉल्व करेगी। तो ए और टी के बीच में कोई इक्वेशन देखी थी, बिल्कुल देखी थी, क्या देखी थी हमने, देखी सर ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये तो देखी थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी देखी थी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको वही काम करना है, एक्स वाई और सी एम इनको छांटना है। एक्स पे कौन है, ए है, ठीक है सर, यहाँ कर दीजिए, ए हो गया हमारा, सॉरी वाई पे है, वाई पे कौन है ए, तो ए हो गया हमारा वाई, ठीक है। एक्स कौन है, टी, एक्स हो गया हमारा टी, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कौन होता है, एम, ये हो गया हमारा एम। और देखो भाई क्या था हमारे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, हमने ये पढ़ा था ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है, ये y एक्सिस को इनके साथ हमें करना है, तो y पे a हो गया, x पे t हो गया, x के साथ जो होता है वो m होता है, x के साथ k है तो वो m हो गया, बाकी जो भी प्लस में या माइनस में होता है वो कौन होता है, c, इसके साथ है कुछ सर ये है, इसका मतलब ये हो गया c, बस ये पता करना था। अब ये बताओ मुझे, अब मुझे ग्राफ बनाना है, c की वैल्यू कौन है, a नॉट, c की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर मेरे को पता चल रहा है इसमें पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था सी की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पॉइंट से पॉजिटिव है तो ऊपर से, नेगेटिव है तो नीचे से, बस भैया कर दिया हमने, क्या कर दिया, सी की वैल्यू पॉजिटिव है सर, इस बार तो पॉजिटिव आ गई, अब नहीं छोड़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ मान लेता हूँ ग्राफ, सर ये वैल्यू ए नॉट मान ली, क्या मान ली, ये वैल्यू मैंने ए नॉट, सर ग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट। अब बात आती है कि ग्राफ का जो स्लोप है वो कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर नीचे, देखना के की वैल्यू क्या है, जो एम की वैल्यू क्या है, के है या माइनस के, माइनस के, यानी इस बार स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और नेगेटिव आ रही है स्लोप, तो ग्राफ कैसा जाएगा मेरा, नीचे की साइड, ये हो जाएगा मेरा क्या वैल्यू, माइनस के जो वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा स्लोप मेरा के, और ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा क्या, ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है सर। कोई और ग्राफ है, बिल्कुल, ये हमारा है टी हाफ वर्सेस ए नोट के बीच, अभी ए नोट और टी हाफ के बीच, सर इसको भी जल्दी जल्दी से निकालिए, अब हमारी समझ में आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये भी ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे, हमारा वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे टी हाफ को और एक्स एक्सिस पे लिख देंगे हम ए नोट को, ठीक है। फिर हमारा काम क्या रहता है सर, फिर हमारा काम रहता है इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकालना, रिलेशन निकालो, टी हाफ बराबर कितना होता है, ए नॉट अपॉन 2k, यही तो होता है, हमें रिलेट करना है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इजकल टू 1/2k इंटू ए नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है y की वैल्यू कौन है, टी हाफ, x की वैल्यू कौन है, ए नॉट, x के साथ जो होता है वो कौन होता है, m, बाकी बचा कौन होता है, c की वैल्यू कितनी है, 0, कुछ है ही नहीं, 0 है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब बात आती है सर क्या, किधर जाएगा वैल्यू हमारा, मतलब जो स्लोप है हमारा कहाँ जाएगा, तो देखिए m की वैल्यू क्या आ रही है सर, पॉजिटिव आ रही है, 1/2 क्या आ रही है, तो वैल्यू कैसे जाएगी, सीधी, सर ग्राफ हमारा सीधा जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, हो गया सर प्रॉब्लम सर। अब हम, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था पहले, टी पढ़ लिया, टी 25% पढ़ लिया, टी 75% पढ़ लिया, और इससे रिलेटेड हमने ग्राफ्स देख लिए सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उनको आगे ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनको ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें ताकि आपको मिल जाए। और आपको पता है आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसका भी नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है, तो आपको पता है तब तक हम बहुत सारा सिलेबस करेंगे, करते रहेंगे। आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पर अपने पर,
ध्यान देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट।